वेलकम टू स्काइडियन एकेडमी। आज आप लोगों को जिस चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे और ये डेप्रिसिएशन चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर का ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि बिजनेस में जो असेट्स यूज किए जाते हैं, क्या यूज किए जाते हैं? असेट्स जो यूज किए जाते हैं वो असेट्स डेप्रिशिएट होते हैं। डेप्रिशिएट का मतलब कि जो असेट्स को यूज किया जाता है उन असेट्स की वैल्यू यूज करने की वजह से कम हो जाता है। जैसे आपके पास अगर कोई कार है तो उस कार को आप जब यूज करते हैं तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जितने रुपए से उसकी वैल्यू कम हुई उसी वैल्यू को ही हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन हमारा ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस माना जाता है। ये ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस होता है और इसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। दूसरी चीज़, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल के अंत में हमारे पास असेट कितने रुपए की बची है अगर ये जानना चाहें तो जो हमारे असेट्स की वैल्यू है, जो असेट्स की वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन को जब आप माइनस कर देंगे तो आपकी असेट्स की वैल्यू साल के अंत में क्या बचा वो मालूम हो जाएगा और इसी असेट्स की वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से सीखेंगे कि असेट पे डेप्रिसिएशन निकालते कैसे हैं, क्योंकि आपको पता है कि साल के अंत में आपके पास कितनी असेट्स बची है। अगर ये निकालना हो तो उसके लिए असेट्स की वैल्यू से उस ईयर में यूज करने की वजह से जो असेट्स की वैल्यू कम हुई, मीन्स जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है उसको माइनस करेंगे, तब जाके साल के अंत में असेट कितने रुपए का बचा है ये मालूम होगा। तो फिर ये डेप्रिसिएशन निकाला कैसे जाएगा? जैसे आपके पास कार है, कार को आप यूज किए तो उस कार की वैल्यू कितना ख़त्म हो गई, यूज करने की वजह से आपके कार की वैल्यू में कमी कितना आया, अगर ये आप निकालना चाहते हैं तो उसको किसी न किसी मेथड से निकालेंगे, ना कि ओरल ही आप बोल देंगे कि 2 लाख रुपया कम हो गया। तो हम बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए कितने मेथड्स हैं। तो डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो हमें डिस्कस करना है वो सिर्फ 2 मेथड के बारे में डिस्कस करना है और वो दोनों मेथड हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है उसको बताते हैं। ये नोट करिए, इसी को मिटाएंगे फिर इसी में समझाते हैं। तो उन दोनों मेथड्स के बारे में अब डिस्कस करते हैं कि वो दोनों मेथड क्या है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन दोनों मेथड को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से जानते हैं, इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से जानते हैं, इसी को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के भी नाम से जानते हैं,
सर डिमिनिशिंग मतलब? डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। और इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से जानते हैं। ये एक ही मेथड है, बस उसके नाम अलग अलग हैं। चाहे क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन लिखा हो, चाहे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट लिखा हो, चाहे ओरिजिनल लिखा हो, आप समझ जाइए कि मेथड एक ही है, अलग अलग नहीं है। और इधर से रिटन डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग लिखा हो तो भी समझ जाइए कि एक ही है। कैसे डेप्रिसिएशन निकलेगा? तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालने का जो तरीका है वो है कास्ट ऑफ असेट्स। असेट्स की जो भी कास्ट होगी उसको रखेंगे, इनटू करेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और डिवाइड बाई 100, तो आपका डेप्रिसिएशन मालूम हो जाएगा कितना है। फर्स्ट ईयर में पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है, इस तरीके से कर देंगे तो मालूम हो जाएगा एक साल का। दूसरा चीज़, जब दूसरी साल की बात करेंगे कि दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना, तो दूसरे साल का डेप्रिसिएशन चाहे तो आप निकालें और चाहे तो आप बोलें कि जो यहाँ निकल के आया था वही डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ पर भी हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये हुआ कि ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, दूसरा फिक्स्ड का मतलब होता है कि वो फ्लैक्चुएट नहीं होगा, और ओरिजिनल कास्ट का मतलब हो गया कि जो असेट की एक्चुअल कास्ट होगी उसी कास्ट पे ही हम हमेशा डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मतलब पहली साल अगर हम असेट की कास्ट पे निकाले हैं तो दूसरे साल भी असेट्स के कास्ट पे ही निकालेंगे। कहने का सेंस ये हो गया कि डेप्रिसिएशन हर साल असेट के कास्ट पे ही निकाला जाएगा। तो पहले साल में भी कास्ट पे निकाल रहे हैं और दूसरे साल में भी कास्ट पे ही निकाल रहे हैं, तो फिर देखिए आंसर जो निकलेगा सेम ही तो निकलेगा, जो ऊपर फार्मूला वही तो नीचे भी यूज हुआ। तीसरे साल का भी अगर हम आपसे डेप्रिसिएशन पूछें तो तीसरे साल में भी आप यही कहेंगे कि कास्ट इनटू रेट डिवाइड बाई 100, तो फिर से वही आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कास्ट मेथड, जो भी नाम क्वेश्चन में दे रखा हो, उस मेथड से डेप्रिसिएशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है या फ्लक्चुएट होती है? तो आंसर होगा कांस्टेंट होता है। हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू फिक्स्ड होता है, वो बदलता नहीं है। कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड। इस मेथड से एक और फार्मूला है, वो कौन सा फार्मूला है इसी टाइम उसको भी देखते हुए चलते हैं ताकि हमारा स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाए, तब हम रिटर्न डाउन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है तब तो हम कास्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, तो उस ईयर का डेप्रिसिएशन मालूम हो जाता है। बट कभी कभी क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता है, तब फिर कैसे निकालेंगे? तो उस केस में कभी कभी क्वेश्चन में कास्ट दिया रहता है, कास्ट दिया रहेगा, उस असेट की लाइफ दिया रहेगा कि असेट कितने साल तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो यूज होने के लायक ही नहीं रहेगा, और स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा। ये तीन चीज़ें दी रहेंगी। तो दो चीज़ तो आपको समझ में आ गया है कि कास्ट का मतलब जितने रुपए में उस असेट को खरीदे हैं, लाइफ का मतलब वो असेट जितने साल तक चलेगी, और स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है यही नहीं समझ में आया होगा। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है बचा हुआ वैल्यू। अब ये भी नहीं क्लियर हुआ बचा हुआ वैल्यू का मतलब क्या। तो बचा हुआ वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब आप किसी असेट को यूज करते हैं तो वो एक समय के बाद असेट्स यूज करने के लायक नहीं रह जाता है। तो जब वो असेट यूज करने के लायक नहीं रह जाता तो उसको हम कबाड़ी में को बुला करके बेच देते हैं, मतलब भंगार में बेच देते हैं। तो जो हम कबाड़ी को बेच देते हैं तो उससे हमें कुछ न कुछ पैसा मिलता है। वो जो पैसा मिलता है उसी को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। उसी का दूसरा नाम है रेसिडुअल वैल्यू। कौन सी? रेसिडुअल वैल्यू।
ठीक है। तो क्या होता है स्क्रैप वैल्यू, क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कार खरीदा, आपने एक कार को खरीदा ₹10 लाख की, कार की लाइफ है 10 ईयर, 10 साल तक कार चलेगी, उसके बाद कार को नहीं चला सकते हैं रोड पे, ऐसा आपके यहाँ के गवर्नमेंट का कुछ रूल है। मीन्स गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाया था कि जो भी कार होगी वो 10 साल तक रोड पे चलाया जा सकता है, उसके बाद उसे नहीं चला सकते हैं। तो 10 साल के बाद अगर आप उसे किसी दूसरे पर्सन को बेचना भी चाहेंगे तो वो भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो खरीद भी लेगा तो रोड पे चला ही नहीं पाएगा। तो यूज़ के पर्पज़ से कोई भी पर्सन आपकी कार अब नहीं खरीदेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 10 साल के बाद आपकी कार भंगार में बिकेगी, है कि नहीं। तो 10 साल के बाद जब आप अपने उस कार को किसी भी भंगारी वर्सन को बेचेंगे तो 1,50,000 कुछ तो आपको देगा, है कि नहीं। लोहे की कार है, लोहे के पार्ट उसमें बहुत लगे हैं, बैटरी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिक जाएगा। मान लीजिए अगर उसको 10 साल के बाद बेचते हैं और आपको 1,00,000 रुपया मिलता है, तो फिर आप बताइए कार पे डेप्रिसिएशन कितना, डेप्रिसिएशन कार पे कितना लग रहा है। तो उस केस में आप कहेंगे कि भाई 10 लाख का खरीदे थे, 10 साल यूज किए और 10 साल के बाद जब बेच दिए तो 1,00,000 रुपया मिल भी गया, तो कुल मिला के कार हमें पड़ी केवल कितने रुपए की, 9 लाख की। भाई यही तो कहेंगे, 10 लाख की खरीदे जरूर थे, लेकिन जब 10 साल यूज करने के बाद उसको 1,00,000 रुपए की बेच दिए तो कार तो हमें पड़ी सिर्फ कितने की, 9 लाख। 9 लाख की। तो इसका मतलब आपने 9 लाख रुपए की कार 10 साल यूज किए हैं, यही ना। 10 लाख की कार 10 साल तक नहीं यूज किए हैं, 9 लाख की कार। क्यों? क्योंकि 10 लाख में आपने कार को खरीदा जरूर था, लेकिन 1,00,000 रुपया उस कार को बेच करके आप क्या कर लिए, पा लिए। तो अगर आप पा लिए तो फाइनली उस कार के पीछे आपका पैसा खर्च कितना होता है, 9 लाख। तो 9 लाख की कार को अगर आप 10 साल तक यूज करते हैं, 10 साल तक यूज करते हैं, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना बन गया, 90,000। कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 90,000। दिख रहा है, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। तो दूसरा मेथड क्या था, कास्ट, लाइफ और स्क्रैप दिया रहे, तो इसका फार्मूला लिख देते हैं। तो फार्मूला इसका होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कास्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाई लाइफ, डिवाइड बाई लाइफ। असेट की कार में से उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है माइनस कर दीजिए और जो असेट की लाइफ है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट मालूम हो जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखे हैं, कास्ट कितना 10 लाख, स्क्रैप कितना 1,00,000, डिवाइड बाई लाइफ कितना 10 साल, काट दिए तो 90,000 आ गया क्या आंसर, डेप्रिसिएशन का अमाउंट। ये 90,000 डेप्रिसिएशन पहली साल आया। दूसरे साल में जब चलेंगे तो दूसरे साल में भी सेम यही फार्मूला यूज होगा, कास्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाई लाइफ, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा कि इस मेथड का नाम ही है ओरिजिनल कास्ट। हर साल डेप्रिसिएशन असेट की जो भी ओरिजिनल कास्ट होगा उसी पे निकाला जाएगा। तो असेट की ओरिजिनल कास्ट अगर 10 लाख है तो हर साल 10 लाख पे ही निकालेंगे। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन हम इस मेथड से निकालते हैं। दो तरीके से डेप्रिसिएशन निकालते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। वो दोनों तरीका क्या है, तो पहला है व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन इन द क्वेश्चन, दूसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो, क्या दिया हो, लाइफ स्क्रैप, तब फिर इस मेथड से। तो ये दो फार्मूले हैं, एक आपके सामने ये है और दूसरा ये है। अच्छा सर, इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, जैसे कंफ्यूज करने के लिए आपके क्वेश्चन में कास्ट दिया रहेगा, लाइफ दिया रहेगा, स्क्रैप दिया रहेगा, 5th ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट पूछ लेगा।
कौन सी ईयर का? 5th ईयर। 5th ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट पूछ लेगा तो आपके दिमाग में चलेगा पता नहीं क्या होगा, 4 ऑप्शन दिखता भी रहेगा। एक तो 10 लाख माइनस 1 लाख बचा 90 डिवाइड बाई 10 करके देगा आंसर 90,000। दूसरा 10 लाख डिवाइड बाई 10 इजकल टू 1 लाख, ऐसे भी देगा। 10 लाख प्लस 1 लाख डिवाइड बाई 10 इजकल टू 1,10,000 और नीचे नन ऑफ दीज। इस तरीके से ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपको मालूम है कि हम क्वेश्चन में अगर लाइफ और स्क्रैप को पा जाते हैं तो इस फार्मूले से निकालते हैं तो इस पर रख देंगे तो तुरंत आंसर आपका सही वाला आ जाएगा। मिल जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके का पूछता है। कास्ट दिया रहेगा, लाइफ दिया रहेगा, स्क्रैप दिया रहेगा, सेल्स वैल्यू भी दिया रहेगा। अब पूछ देगा कि जिस ईयर में सेल किया है उस डेट को प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, लॉस कितने रुपए का हुआ। तो ये सब क्वेश्चन जब पूछेगा तो पहले आपको तरीका तो मालूम हो। अभी उससे रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे लिख लिख करके कराएंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीख लें कि इस मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, इस मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेके अभी सॉल्व भी करके दिखाते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से हो गया। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन में और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड से है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से मेथड से असेट की वैल्यू 0 हो जाती है। असेट की वैल्यू 0 हो जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में असेट की वैल्यू 0 हो जाती है। कैसे सर? आपने 10 लाख की कोई असेट खरीद लिया, 1 ही लाख हो गया, 1 लाख का आपने खरीद लिया, उस पर 10% से डेप्रिसिएशन लगाते हैं यस सर। तो कितना डेप्रिसिएशन पहली साल का? 10,000। पहली साल का 10,000 डेप्रिसिएशन। तो दूसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन? 10,000। तीसरे साल में, 10,000। चौथे साल में, 10,000। पाँचवें साल में, 10,000। छठे साल में, वही। सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, हर साल 10,000 जाएगा कि नहीं? हाँ। 10वें साल में जा करके कौन सी ईयर में? 10वें। 10 वाले ईयर्स में जब जाएंगे तो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख की असेट से 1 लाख डेप्रिसिएट हो गया तो असेट की वैल्यू कितना? 0। समझ में आ नहीं भाई? पहली साल आपके पास 1 लाख रुपए का असेट थी, 10,000 से डेप्रिसिएट कर दिए, असेट कितने की बची? 9 लाख। बट सॉरी। 90,000। 90,000। दूसरी साल आपने 10,000 से फिर माइनस कर दिया तो कितने बचा? 80,000। 80,000। तीसरे साल में आपने 10,000 से फिर माइनस किया, 70,000। 70,000 का बचा। चौथे साल में फिर 10,000 से माइनस करेंगे, 60,000 का बचेगा। फिर 10,000 से माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। फिर 10 से माइनस करेंगे 40 बचेगा। फिर अगले साल 10 से माइनस करेंगे 30 बचेगा। फिर अगले साल 10 से माइनस करेंगे 20 बचेगा। फिर अगले साल 10 से माइनस करेंगे 10। और फिर अगले साल जब 10 से माइनस करेंगे तो 0। सेट की वैल्यू 0। कंपटीशन के सबसे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है, लोग घबरा जाते हैं आंसर कहाँ से दें। स्ट्रेट लाइन मेथड अब पूछेगा कि इन विच मेथड द वैल्यू ऑफ असेट्स इज 0। कौन से मेथड में असेट की वैल्यू 0 हो जाती है? कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑप्शन बी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ऑप्शन सी ओरिजिनल कास्ट मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्या बोल दिया? ऑल ऑफ दीज। अब मोस्टली स्टूडेंट एक कोई टिक मारेंगे। अगर उनको नहीं पता है कि तीनों एक ही मेथड के नाम हैं तो इस तीनों में से कोई एक मारेंगे, जबकि उनको ये नहीं पता है कि तीनों एक ही मेथड है। तो आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। भाई इसमें भी 0 आता है, इसमें भी 0 आता है, इसमें भी 0 आता है, तो ए वाले में भी 0 आ रहा है, बी वाले में भी 0 आ रहा है, सी वाले में भी 0 आ रहा है, तो डी में तो ऑल ऑफ दीज दिया ही है ना, मतलब सभी में 0 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अब पूछ दिया एग्जाम में तो गए काम से, है कि नहीं? या फिर दूसरा तरीका स्ट्रेट लाइन मेथड एक दे देगा, एक नाम इधर से कोई उठा के दे देगा, एक उधर से ए बनाया इधर से बी, सी वाले में इन दोनों का नाम जोड़ करके ए एंड बी करके लिख देगा सी को, और डी को लिख देगा नन ऑफ दीज। तभी कंफ्यूजन। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कौन से मेथड में 0 होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। और कौन से मेथड में 0 नहीं होता, ये भी एक क्वेश्चन बनता है।
तो इस मेथड में कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती है। वो दशमलव में भी चला जाएगा, दशमलव 2 पैसा 3 पैसा कुछ न कुछ जरूर बचा रहेगा, पॉइंट में भी जाने लगेगा। वो कैसे, अभी वो भी बताते हैं। पहले ये मेथड आप सीख गए हैं, जान गए हैं कि इसमें जीरो होता है, तभी उसकी भी बात कर लेते हैं कि इसमें जीरो क्यों नहीं होता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड समझाएं। चलिए, नेक्स्ट मेथड हमारा क्या था, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं। तो इस मेथड से डेप्रिसिएशन जब निकलता है तो जिस साल में असेट्स को परचेज किया जाता है, मतलब वो उसका उस असेट्स का पहला साल हुआ, वो यस सर, जिस साल में असेट को खरीदते हैं वो असेट उस साल के लिए फर्स्ट ईयर मान ली जाती है। उस असेट का पहला साल वही होता है जिस साल में वो खरीदा जाता है। तो जिस असेट्स को हम परचेज करते हैं, जिस ईयर में परचेज करते हैं, उस ईयर में उसका डेप्रिसिएशन निकालते समय कास्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो कहने का सेंस क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड में आया था, वही अमाउंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी आएगा, क्योंकि फार्मूला देखिए सेम वही है, कास्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर में चलेंगे, जैसे ही नेक्स्ट ईयर में चलेंगे मीन्स दूसरे साल में जब आएंगे, तो उस ईयर का डेप्रिसिएशन जब निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन कास्ट पे नहीं निकालते हैं, बल्कि किस पे निकालते हैं, बुक वैल्यू। किस पे निकालते हैं, बुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 100। पहले साल का फार्मूला देखिए कुछ और है और दूसरे साल का फार्मूला कुछ और है। तो जाहिर सी बात है आंसर भी तो कुछ और होगा। जब उसके आगे चलेंगे मीन्स थर्ड ईयर में, तो वहाँ पर भी डेप्रिसिएशन इजिकल टू बुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई 100 होगा। अब आपके मन में एक बात उठा होगा कि पहले साल में तो फार्मूला अलग है, लेकिन दूसरे और तीसरे साल में फार्मूला सेम है, तो इन दोनों साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी सेम ही होगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग और यहाँ कुछ अलग। कैसे। तो सबसे पहले हम इस बुक वैल्यू का खेल समझ लें कि ये बुक वैल्यू है क्या, तो अभी हम खुद ही जान जाएंगे कि चेंज होगा, है कि नहीं। यस सर। बोलिए, पहली साल में कास्ट है, कास्ट को डिफाइन करने की ज़रूरत तो नहीं है। बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए। बुक वैल्यू का मतलब होता है, नहीं लिख देते हैं, बुक वैल्यू का मतलब होता है कास्ट माइनस डेप्रिसिएशन टू द डेट, तो बुक वैल्यू आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बनाता है, ये कन्फ्यूजन बनाता है। तो एग्जाम्पल एक ले करके आपको समझाते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। अब कास्ट है असेट्स का ₹1,00,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है।
यही ना। तो पहली साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या रखेंगे, कास्ट इनटू रेट डिवाइड बाई, 100, तो कास्ट कितना 1 लाख, 1 लाख इनटू रेट कितना 10%, 10%, काट देंगे तो डेप्रिसिएशन कितना 10,000, डेप्रिसिएशन कितना। 10,000, अब बात करते हैं ये बुक वैल्यू क्या होता है, क्योंकि जब हम दूसरे साल का निकालेंगे तो दूसरे साल का निकालते समय हम 1 लाख रुपया नहीं रख पाएंगे, है कि नहीं। 1 लाख इंटू 10/100 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 1 लाख क्या है, कॉस्ट है इसकी, और जबकि दूसरी साल कास्ट नहीं लिखा गया है, बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू है, तो हमें यहाँ 1 लाख नहीं लाना पड़ेगा, फिर यहाँ क्या लाएं, 1 लाख तो बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होता है, तो बुक वैल्यू अभी लिखवाए हैं कास्ट माइनस, डेप्रिसिएशन तो कास्ट कितना था 1 लाख, 1 लाख माइनस उस ईयर का डेप्रिसिएशन कितना, 10,000, तो बुक वैल्यू कितना। क्लियर हो गया। यस सर, पहले साल के अंत में, और बुक वैल्यू को आसान भाषा में अगर बोलें, बुक वैल्यू को आसान भाषा में बोलें तो असेट्स की बची हुई वैल्यू, असेट्स की बची हुई वैल्यू, बची हुई वैल्यू, समझ में आया, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द असेट्स या वैल्यू ऑफ द असेट्स आफ्टर यूजिंग। 90,000 आया, तो नेक्स्ट ईयर में हम ये 90,000 रखेंगे। क्लियर। यस सर, 90,000 का 10% कितना 9,000, 9,000, कितना 9,000, सेकेंड ईयर के लिए, ध्यान से समझिएगा, सेकेंड ईयर के लिए बुक वैल्यू कितना, तो आंसर होगा 90,000। थर्ड ईयर के लिए बुक वैल्यू निकालना है। अब अगर हम आपसे पूछें कि दूसरे साल के अंत में, भाई पहले साल के अंत में असेट कितने की बची थी, 90 है, दूसरे साल के अंत में कितने की बची है, 81, तो दो तरीका होता है, एक तो 1 लाख में से माइनस क्या लिखवाएं, कास्ट माइनस डेप्रिसिएशन टू द डेट, टू द, डेट, तो हम दूसरे साल के अंत में पूछ रहे हैं ना, तो दूसरे साल के अंत में कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 10, 9, तो 19,000 माइनस करेंगे कि नहीं, यस सर, तो कितना बचेगा। 51,000, क्लियर हो गया। यस सर, बुक वैल्यू दूसरे साल के अंत में अगर हम आपसे पूछे असेट की कितनी बची, तो आंसर होगा 80। 1,000, और दूसरा तरीका क्या होता है, 90,000 में से 9,000, दूसरे साल के शुरुआत में जो बुक वैल्यू था, तो दूसरे साल के शुरुआत में बुक वैल्यू कितना, 90,000, उसमें से दूसरे साल के अंत में जो डेप्रिसिएशन निकला उसी को माइनस कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत। नो सर, तो ये आपका पहले साल का निकला, ये दूसरे साल का निकल गया, तीसरे साल का भी निकालना है। बोलिए, यस सर, दूसरे साल के अंत में बुक वैल्यू कितना, 81,000, तो तीसरे साल में वही जाकर के बुक वैल्यू बनेगा कि नहीं। यस सर, तो तीसरे साल में जब हम निकालेंगे, थर्ड ईयर में जब हम निकालेंगे, तो 81,000 का 10% कितना, 8,100 रुपीज़। बोलिए, 3 साल का डेप्रिसिएशन पूछा था, यस सर, 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल भी लिए कि नहीं है। यस सर, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, इतनी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, कास्ट ऑफ द असेट्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द 3 years, 3 ईयर। तो ऐसे न लिख कर लिखे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ, 3rd year, तीसरे साल का केवल डेप्रिसिएशन पूछेगा बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। किससे, reducing balance method, तो आपके ऑप्शन में ये भी दिखता रहेंगे, तीनों दिखेंगे, लेकिन आंसर कौन सा सही माना जाएगा, केवल एक क्वेश्चन बना। दूसरा, फाइंड आउट बुक वैल्यू ऑफ द असेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंत में असेट की बुक वैल्यू क्या है वो बताइए। तो तीसरे साल के अंत में असेट की बुक वैल्यू कितनी, 8,000,
मार देंगे, उलट जाओगे। 81,000 बस तीसरे साल के अंत में पूछा है ना, तो मतलब पहली साल में भी डेप्रिसिएशन लगा होगा, दूसरी साल में भी लगा होगा, तीसरी साल में भी लगा होगा, तो तीनों साल का डेप्रिसिएशन जोड़ दें और 1 लाख से माइनस कर दें जो कास्ट है, ये है ना, कास्ट 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन टू द डेट, जिस डेट को पूछा उस डेट तक का डेप्रिसिएशन, तो 10,000, 9,000, 8,000, 100 रुपया जोड़िए। 10 + 9 बराबर 19,000, 19 में 8,100 जोड़ दीजिए, 27,100 रुपीज़। इसी को माइनस कर दें यस सर। तो कितना आ गया, कितना आ गया, 72,900। ये आंसर आपका सही होगा। ऑप्शन में ऐसे सब दिखते रहेंगे। आया, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी गया तो लोग कर तो लेते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं पाते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। और जबकि एग्जाम में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 40 से 45 सेकेंड अलाट होता है आपको। सेकेंड की बात कर रहा हूँ, मिनट की नहीं। 35-40 सेकेंड में आपको आंसर दे देना पड़ेगा कि यही सही है ना। तो कर लेंगे। यस सर। अब देखिए और क्या क्या क्वेश्चन थियरी के फॉर्म में, कौन से मेथड में डेप्रिसिएशन की वैल्यू ईयर टू ईयर चेंज होता है। रिटन डाउन स्टेट में हर साल फिक्स था, यहाँ देखिए हर साल कम हो रहा है। यहाँ पहले 10 था, 9 था, फिर 8 हुआ। वैल्यू देखिए भी हर साल कम हो रही है। पहले साल 9 था, दूसरे साल 90 हो गया, तीसरे साल 81 हो गया, और चौथे साल में 72,900 ऐसे होता चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन आपके बन गए। डेप्रिसिएशन अगर आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। और एक चीज़ पूछता है असेट, यहाँ पर केवल असेट को खरीद के यूज कर रहा है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन पूछ रहा है। कभी कभी हम असेट को यूज करते करते मूड खराब होता है तो बेचू भी देते हैं, बेच देते नहीं। और जब असेट्स को बेचते हैं, जहाँ सेल का नाम आया वहाँ 2 लोग पीछे पीछे लग जाते हैं। वो कौन दोनों लोग हैं? या तो प्रॉफिट या लॉस। या तो लॉस। ये दोनों सेल के साथ लग जाते हैं। प्रॉफिट आएगा तो लॉस भागेगा, लॉस और लॉस आएगा तो प्रॉफिट जाएगा। आते दोनों हैं लेकिन चलता एक ही साथ में है। बस वेट करते हैं कि किसकी बारी हो, वही आगे बढ़ जाए। तो वो कब मिलेगा? जब क्वेश्चन में सेल की भी बात किया हो। तो आइए अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन देखते हैं। दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका सीख चुके हैं। अब आपसे पूछेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट फाइंड आउट करें कि जिस ईयर में असेट को सेल किया गया उस ईयर में कितनी प्रॉफिट होगा, या जिस ईयर में असेट को सेल किया गया उस ईयर में कितना लॉस होगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे भी बताते हैं प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आइए अब हम देखते हैं कि किसी असेट्स को बेचने पे प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ईयर की बात कर लेते हैं। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका अकाउंटिंग ईयर डिसाइड होता है कि वो कौन सा होगा। या तो फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट करेगा या तो कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी टू दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल टू मार्च। तो मोस्टली अप्रैल टू मार्च ही होता है। तो हम बात करते हैं अप्रैल में ईयर स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा मार्च में 31 मार्च को। ठीक है। अब 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग ईयर मीन्स अकाउंटिंग पीरियड। एग्जाम्पल लेते हैं, परचेज्ड मशीनरी ₹1 लाख,
ऑन 1 अप्रैल 2018। कब खरीदा गया मशीन को? 1 अप्रैल 2018 को खरीदा गया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज द रेट ऑफ 10% बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये शॉर्टकट लिख दिए हैं, नाम आप पूरा लिख लीजिएगा। असेट्स मशीनरी सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021 रुपीज़ 60,000। मशीन को सोल्ड कर दिया गया कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2021। कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। मशीन को बेचने से फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ, ये आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका सलूशन कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो सबसे पहले आप ये नोटिस किया करिए कि उस असेट्स को कौन सी डेट को बेच रहा है। तो यहाँ पर असेट को बेचने की इंफॉर्मेशन यही दिया है, कौन सी डेट को सेल हो रहा है? 1 अक्टूबर 2021। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अगर निकालना है, तो जिस डेट को बेचा है पहले उसी डेट की सेल्स वैल्यू रख दीजिए। सेल्स वैल्यू ऑन कौन सी डेट को बेचा? 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 60,000। जिस डेट को बेचा है उसी डेट की बुक वैल्यू आपको यहाँ रखना पड़ेगा। असेट्स की बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2021 जो भी आएगा अगर यहाँ रख देंगे तो कंपेयर करने के बाद पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट का केस तब होगा, प्रॉफिट तभी होगा जब सेल्स वैल्यू ज़्यादा हो बुक वैल्यू से। अगर बुक वैल्यू से सेल्स वैल्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और लॉस तब होगा जब सेल्स वैल्यू कम हो जाए किससे? बुक वैल्यू से। क्लियर हो गया? तो यहाँ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए मशीन को खरीदा कौन सी डेट को गया? 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल को आपने परचेज किया है कितने रुपए में? 1 लाख। तो साल के अंत में जा कर के डेप्रिसिएशन लगाएंगे कि नहीं? तो 31 मार्च 2019 को इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब सोचिए कौन से मेथड से लगाना था? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो आप 31 मार्च 2019 को जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो जो इसकी कास्ट है उसकी कास्ट का कितना परसेंट? 10%। तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो यहाँ से 10,000 माइनस हो जाएगा, ये डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, बोलो आ रहा है। तो आ गई 90,000 बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू आ गई
90,000 और ये बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर में कहलाएगा 1 अप्रैल 2029 की। ठीक है, आ गया। यस सर। अब जब हम आगे चलेंगे तो 31 मार्च 2020 को फिर से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर में जब चलेंगे तो जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो बुक वैल्यू पे निकलेगा। मतलब 31 मार्च 2020 को जब हम आएंगे तो जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 90,000 का 10% निकलेगा। तो कितना आएगा? 9,000। इस 9,000 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितनी वैल्यू बची? 81,000। 81,000। अब सोचिए ये बुक वैल्यू जो बची है, ये बुक वैल्यू कौन सी डेट की है? ये 31 मार्च 2020 को अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं तो फिर वो बुक वैल्यू 31 मार्च 2020 की है, तो उसको हम 1 अप्रैल 2020 भी तो बोल सकते हैं, है कि नहीं? यस सर। जो आज रात को हमारे पास पैसा है वो कल सुबह भी तो रहेगा। यस सर। तो 31 मार्च 2020 की जो बुक वैल्यू है वो 1 अप्रैल 2020 की भी हो जाएगी। हमें कौन सी डेट की निकालना है? 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021। 21। सोचिए 1 अप्रैल 2020 के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका आएगा 31 मार्च 2021। तो इस डेट को जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 81,000 का कितना परसेंट? 10%। तो कितना आ जाएगा? 8,100। तो इस 81,000 से हम किसको माइनस कर दें? इस वैल्यू को। यहाँ बगल में दिख रहा है इधर, यस सर। तो इधर हम लिख लेंगे 81,000 माइनस 8,100 रुपीज़। तो कितना आ जाएगा? 72,000। 900। और ये वैल्यू बोला जाएगा 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021। 1। कोई कन्फ्यूजन? नो सर। अब ध्यान दीजिएगा, हमें बुक वैल्यू चाहिए 1 अक्टूबर 2021 का, और हमने बुक वैल्यू कहाँ तक का फाइंड आउट कर लिया है? 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 दिख रहा है। यस सर। 1 अप्रैल 2021 को हमारी बुक वैल्यू 72,900 दिख रहा है, जबकि हमें जो बुक वैल्यू चाहिए वो 1 अक्टूबर 2021 का चाहिए। तो सोचिए 1 अप्रैल को आपके पास जो असेट बची थी वो 72,900 रुपये की बची थी। आपने पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीना यूज करने के बाद 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं। अगर आप यहाँ बेच रहे हैं तो कितना महीना यूज करके? 6 महीना। 6 मंथ यूज करने के बाद बेच रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो फिर उस 6 महीने का भी तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो ये जो 72,900 रुपये की असेट आपके पास साल के शुरुआत में थी, ये असेट 6 महीना यूज करने के बाद बेचा गया। तो उस 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल के हम माइनस कर दें तो मालूम हो जाएगा। यस सर। इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को मिटा के इसी में डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाते हैं। स्पेस कम है, इसी में निकालते हैं। एक अप्रैल 2021 को 72,900 रुपये की असेट की वैल्यू बची थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2021 को बेचा गया। तो 6 महीना यूज करने के बाद तो उस 6 महीने का डेप्रिसिएशन 72,900 में से 10% जो हम निकालेंगे वो साल भर का आता है। हमें यहाँ चाहिए कितने महीने का? 6 महीने। तो 6 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि ये जो 10% की वैल्यू आएगी वो पूरे साल भर की आएगी। हमें चाहिए सिर्फ 6 महीने का। तो एक साल में कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने से अगर हम भाग दे दें तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 महीने का पता चल जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 3,610 रुपया डेप्रिसिएशन आ गया। 645। सॉरी 645। तो अब हम पूछें बुक वैल्यू कितनी बची है, तो बोलेंगे 72,900 की तो हमारा साल के शुरुआत में था। यस सर। जिस डेट को बेचे हैं उस डेट पे डेप्रिसिएशन 3,645 रुपया लग चुका। यस सर। तो बुक वैल्यू बची कितनी? तो 72,900 में से इसको हम माइनस कर दें
यस सर। तो 5, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 3 गए 9 और 6, तो हम बोलेंगे 69,255 रुपया बचा। कितना बचा? 69,255 रुपीज़। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बुक वैल्यू ज़्यादा है कि सेल वैल्यू? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ज़्यादा है किससे? सेल से। तो क्या आएगा? लॉस। तो यहाँ पे लॉस आएगा। क्या गया? लॉस। कितना रुपया? 9,255 रुपया। ऑप्शन में ये आंसर दिखेगा। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, कितने टाइप का आंसर आपसे पूछ सकता है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो आंसर क्या क्या पूछ सकता है? फाइंड आउट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर या एट द डेट ऑफ 1 अक्टूबर 2021। डेप्रिसिएशन का अमाउंट पूछेगा 1 अक्टूबर 2021 को कितना रुपया था? तो ये था 3,645। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द असेट्स कितना? तो ये डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन, ये वाला डेप्रिसिएशन सब जोड़ देंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल ऑफ असेट्स कितना? तो बुक वैल्यू कितना? 69,000। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अच्छा सर, ये मतलब 2018 से 2021 तक हमने यूज़ किया। हाँ। ये बीच का भी पूछ सकते हैं ना, 2019 में क्या बुक वैल्यू रही होगी? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के निकालना जान गए हैं। यस सर। अभी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस और कराएंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। फिर भी इसके ऊपर, ये तो आपको अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से प्रैक्टिस कराए हैं, अभी इसके भी ऊपर प्रैक्टिस करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ही 2-3 और एग्जाम्पल लेकर के। इसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन मेथड का भी अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, लेकिन वो प्रैक्टिस करेंगे बाद में। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं बचे हुए की प्रैक्टिस साथ। चलिए, तो आप लोगों ने प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा इसके बारे में अभी एक इलस्ट्रेशन देखें, जिसमें प्रॉफिट नहीं आया बल्कि क्या आ गया था? लॉस आ गया था। तो आइए कुछ और भी प्रैक्टिस ऐसे ही करते हैं। एक एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। मशीन परचेस्ड ऑन 1 अगस्त 2018 रुपीज़ 2 लाख। कितने रुपए का खरीदा? 2 लाख। 2 लाख रुपए खरीदा। पिछले इलस्ट्रेशन में 1 लाख था, तो इसको भी 1 ही लाख कर लीजिए ताकि समझने में आसानी हो आपको। 1 लाख चार्ज depreciation as the rate of 10% per annum by reducing balance method. Machine sold on, पिछले वाले इलस्ट्रेशन में 1 अक्टूबर को बेचा गया था, यस सर। यहाँ पर बेचते हैं 1 जनवरी को, वो भी 2020 में। कहाँ बेच दे रहे हैं? 1 जनवरी 2020। 20 को सेल कर दिया गया। कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक, चलिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसके लिए आपको मैंने क्या बताया था कि जब किसी असेट्स को बेचा जाए, उस असेट्स को बेचने पर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर ऐसा पूछ लिया जाए
तो सबसे पहले असेट्स को आप जिस डेट को बेच रहे हैं, यहाँ वैल्यू तो रख लीजिए कितने का बेचा, तो वैल्यू रख लेते हैं कि उसने 70,000 रुपये में सेल कर दिया। तो जिस डेट को हम सेल करते हैं सबसे पहले सेल्स वैल्यू रख लेते हैं। सबसे पहले क्या रख लेंगे? सेल्स वैल्यू। तो रखेंगे सेल्स वैल्यू वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2020। कितना रुपया? 70,000। जिस डेट को आप सेल करते हैं उसी डेट का ही आपको बुक वैल्यू भी रखना पड़ेगा। असेट्स को जिस डेट को सेल करते हैं उस असेट्स की बुक वैल्यू उसी डेट को ही क्या है, अगर ये आप ला के रख देंगे तो कंपेयर करने के बाद जो फाइंड आउट होगा वही प्रॉफिट बनेगा या फिर लॉस बनेगा। लॉस बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। तो बुक वैल्यू कितना है? तो हमारे क्वेश्चन में असेट की बुक वैल्यू नहीं लेकिन असेट की कास्ट दे रखा है। अकाउंटिंग ईयर वही लीजिएगा जो पिछले इलस्ट्रेशन में बताए थे। क्या? अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च लेना है। तो सोचिए आपने 1 अगस्त 2018 को मशीन को खरीदा। कौन सी डेट को खरीदे हैं? 1 अगस्त 2018 को आपने खरीदा है। कितने रुपए का? 1 लाख का। तो 1 लाख रुपए का आपने खरीदा। 1 अगस्त से आगे बढ़ेंगे तो पूरा अगस्त बीतेगा, फिर अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कुल मिला के 8 महीना हो रहा है। 8 महीना यूज करने के बाद अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है और जिस डेट को हमारा अकाउंट क्लोज होता है उसी डेट को हम असेट्स की डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालते हैं, है कि नहीं? यस सर। तो हम 31 मार्च 2019 को क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना? यहाँ ना निकाल के इधर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2019। सोचिए असेट्स कितने रुपए का था? 1 लाख का। 1 लाख का। 1 लाख। कितना परसेंट निकालेंगे? 10%। 10%। ध्यान दीजिएगा 10% जो है वो पर एनम है। 10% जो है वो क्या है? पर एनम। पर एनम का मतलब पूरे साल भर का। अगर हम यहाँ ऐसे काट देंगे तो जो वैल्यू आएगी 10,000 वो पूरे साल का आएगा। कितने साल का? पूरे साल का। पूरे साल भर का मतलब 1 साल का। 1 साल का मतलब 12 महीने। तो ये जो डेप्रिसिएशन आया है 10,000 ये 12 मंथ का है कि नहीं? यस सर। अगर हम आपसे पूछें 1 महीने का कितना डेप्रिसिएशन, तो आप कहेंगे कि 10,000 पूरे 12 मंथ का है तो 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 महीने का मालूम हो जाएगा। क्या असेट्स को आपने जिस ईयर में परचेज किया है उस ईयर में पूरे 12 मंथ यूज किए हैं? नो सर। नहीं किए। कितना महीना यूज किए हैं? 8 महीने। 8 महीना। तो हमें डेप्रिसिएशन सिर्फ 8 महीने का ही निकालना पड़ेगा। जितना महीने असेट्स को यूज करते हैं उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो कितने मंथ का निकालेंगे? 8 महीने। तो इसको अगर हम काटें तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.33 लगता चला जाएगा। इसमें 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 6,666.67। ये 0.66 हो रहा है ना, यस सर। तो हम राउंड फिगर करके लिख देंगे 6667। ये हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6667। क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। अब ये हम डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस कर देंगे 6,667 लेस कर देंगे तो कितनी वैल्यू बची?
93,333 रुपीज़, यही बचा। यस सर। ये हमारा वैल्यू कौन सी डेट की बची है? ये तो आप बोलेंगे 31 मार्च 2019 को। तो हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा 1 अप्रैल 2019 का है, वो भी बुक वैल्यू। इसी को क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब कास्ट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू। 1 अप्रैल 2019 को आपके पास 93,333 रुपीज़ की असेट बची थी। असेट को बेचा कब गया है? 1 जनवरी 2020 में। अब आप 1 अप्रैल 2019 से आगे बढ़ेंगे तो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। यहीं आके अकाउंट क्लोज होगा कि नहीं? यस सर। तो पूरे कितना महीना यूज हो रहा है? पूरे 12 मंथ यूज हो रहा है कि नहीं? तो सेकेंड ईयर में, कौन से? सेकेंड ईयर में जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो 31 मार्च 2020 को निकालेंगे। बोलिए यस सर। किस अमाउंट पे निकालेंगे? असेट की बची हुई वैल्यू पे। तो बची हुई वैल्यू कितना? 93,333 इनटू कितना परसेंट? 10%। जैसे यहाँ 8/12 किए थे, क्या यहाँ भी 8/12 करना पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पूरे 12 महीने का निकाल रहे हैं, तो 10% की जो वैल्यू आएगी वो पूरे 12 महीने का ही आएगा, है कि नहीं? यस सर। तो ये पूरे 12 महीने की वैल्यू आ जाएगी कितनी? ये कटेगा नहीं, है ना? नहीं सर, ये हो जाएगा 9333 जब पॉइंट के बाद 50 या 50 से ज़्यादा होता है तब हम राउंड फिगर करके आगे एक बढ़ाते हैं। 0.50 से कम है तो उसको काट देते हैं। ख़त्म कर देते हैं। तो सिर्फ कितना लिख लेंगे? 9333। तो हमारा डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020 को हो जाएगा 9,333 रुपीज़। तो फिर वैल्यू कितनी बचेगी? 84,000। कोई कन्फ्यूजन? लेकिन हम तो बेच रहे हैं 1 जनवरी 2020 को ना। 1 जनवरी 2020 में बेच रहे हैं। ओ ठीक। तो फिर हम 31 मार्च 2020 तक तो जा ही नहीं पाएंगे, यस सर। है कि नहीं? दीजिएगा। 31 मार्च 2020 तक पहुंचने से पहले ही बेचने की डेट आ जाएगी, है कि नहीं? यस सर। चलिए, असेट को बेच कब दिया गया? 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को ही बेच दिया गया। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1 अप्रैल 2019 से शुरू करेंगे, है ना? यस सर। अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च 2020 को, लेकिन हम असेट को 1 जनवरी 2020 में ही बेच देते हैं। मतलब 31 मार्च तक जाना ही नहीं है, 1 जनवरी को ही असेट बेच देंगे। 1 जनवरी को ही अगर आप असेट्स बेच देंगे तो फिर कितना महीना यूज करके बेच रहे हैं? अप्रैल टू जनवरी, जनवरी के स्टार्टिंग में ही, तो 9 मंथ यूज कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो फिर हम डेप्रिसिएशन 93,333 रुपीज़ पे 10% की रेट से कितने महीने का निकालेंगे? 9 महीने। 9 मंथ का। तो 9/12, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यस सर। ये 0 यहाँ से हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। यस सर। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 4 से इसको काट दीजिए, 4 2 जा 8, तो 1 बचा। यस सर। बगल में 3 आया 13 हो गया। 4 3 जा 12, फिर वही 4 3 जा 12, फिर वही 4 3 जा 12, फिर वही 4 3 जा 12, आता चला जाएगा। यस सर। मल्टीप्लाई कर दें 3 का, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये 0.50 से ज़्यादा है कि नहीं? ये यस सर। 0.50 से ज़्यादा है, तो राउंड फिगर करके आगे कितना बढ़ा देंगे? 1। 1 तो ये 0 0 0 एंड 7 तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 7,000। तो यहाँ पर हम जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 1 जनवरी 2020 तक का निकालेंगे।
है कि नहीं? यस सर। कितना? 7,000। 7,000। तो कितनी वैल्यू बच रही है? तो 86,333। ये हमारी बुक वैल्यू कौन सी डेट की आई? ये 1 जनवरी। ये वैल्यू हमारी आई है 1 जनवरी 2022 और हमें इसी डेट की बुक वैल्यू चाहिए थी। यस सर। ये वैल्यू ला करके यहाँ रख दें, बोलिए। यस सर। तो 86,333 रुपीज़ बच रहा है और बेचे कितने में है? 70,000। अगर ये 70,000 में बेचे तो सोचिए सेल्स वैल्यू कम है कि बुक वैल्यू? सेल्स वैल्यू कम है। तो फिर यहाँ क्या होगा? लॉस। लॉस कितने रुपए का? 16,333। हाँ, ये क्या हो गया? लॉस। लॉस हो गया। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे अगर सेल्स वैल्यू, क्या सेल्स वैल्यू 90,000 दिया होता, कितना? 90,000। यहाँ जो 70 लिखा है इसकी जगह क्या लिख दिया होता कि 90,000 में सेल कर दिया, उसी में मान के अब आगे करा रहे हैं। तो 90,000 सेल्स वैल्यू दिया होता तो यहाँ 70 की जगह कितना हो रखे जाएंगे? 90। अब बुक वैल्यू कितना? वही निकल के आएगा, बुक वैल्यू तो वही आएगी ना। यस सर। तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट कितना? 3,600। समझ में आ गया? यस सर। तो किसी असेट्स को सेल करने पे क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा निकाल लेंगे। जो मेन खेल है वो है डेप्रिसिएशन। जिस असेट्स को जिस भी डेट पे बेचते हैं उस डेट की उसकी सेल्स वैल्यू रख करके उसी ही डेट का बुक वैल्यू निकालिए। और बुक वैल्यू निकालने का तरीका यही है कि जिस असेट को जिस ईयर में जितने मंथ यूज करें उस ईयर में उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन निकालें। जैसे यहाँ असेट को 1 अगस्त को परचेज किया गया तो अगस्त टू मार्च काउंट करेंगे तो आएगा 8 मंथ। तो 8 महीने का हमने यहाँ डेप्रिसिएशन निकाला है, ना कि पूरे साल भर का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसेट कितने महीने ड्यूरिंग द ईयर में यूज हो रही है। जितना महीना यूज होगा उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन निकाल करके उसकी कास्ट से माइनस कर देंगे तो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आप चाहे क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा हो, चाहे लॉस पूछा हो, चाहे डेप्रिसिएशन पूछा हो, निकाल के बता ले जाएंगे कि नहीं? यस सर। चलिए अभी एक बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। किसकी बात करते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है तब कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, वो तो इससे भी आसान है, वो इससे भी आसान है। कैसे? तो देखिए जब आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए ये जो इधर सेल्स वैल्यू लिखवाए हैं वो एज इट इज रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होना है। बस चेंजिंग होगा तो कहाँ? बुक वैल्यू। बैक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है? फिक्स रहता है, फिक्स्ड होता है। यहाँ क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। तो हर साल आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू चेंज होगा कि फिक्स होगा? स्ट्रेट लाइन में फिक्स रहेगा, स्टेट में फिक्स होगा, डिमिनिशिंग में चेंज होगा, यही ना? यस सर। चलिए अब यहाँ पे मशीन को परचेज करते हैं। मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 रुपीज़ 1 लाख हो गया। 1 लाख में परचेज किया। यस सर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। असेट्स मशीन नाम तो दिया है ना, मशीन सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2020 रुपीज़ 90,000। कितने में बेच दिया? 90,000। कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस। क्या निकालना है?
प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, असेट को जिस भी डेट को बेच रहे हैं उसी डेट का बुक वैल्यू। वैल्यू। कौन सी असेट को कौन सी डेट को बेच रहे हैं? 1 जनवरी। तो पहले आप सेल्स वैल्यू रख लीजिए, है कि नहीं? यस सर। तो सेल्स वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2020 रुपीज़ 90,000 हो गया। अब आपने सेल्स वैल्यू तो रख लिया, बट उसी ही डेट का क्या चाहिए आपको? बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो फिर यहाँ हम बुक वैल्यू निकाल लेंगे। यस सर। 2020 को कितना? तो निकालने के लिए जो भी कास्ट होगा, किस डेट को खरीदे हैं? 1 अप्रैल 2018। तो कास्ट है 1 लाख। 1 अप्रैल 2018 को 1 लाख। पूरे साल भर असेट्स को यूज करेंगे। यस सर। तो डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2018 की 19 ध्यान रखना है, यही सब डेट और ईयर। 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन निकालना है, तो यहाँ आप डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए 31 मार्च 2019 को कितना। तो असेट कितने की? 1 लाख। 1 लाख पे कितना परसेंट? 10%। ध्यान दीजिएगा, असेट को आपने कब खरीदा? 1 अप्रैल को। डेप्रिसिएशन कब निकाल रहे हैं? 31 मार्च। पूरे 12 महीने आपने असेट्स को यूज किया है कि नहीं किया? किया है। तो फिर ये जो 10% वैल्यू है ये पूरे 12 महीने का ही तो है। यस सर। तो कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 10,000 डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद असेट की बुक वैल्यू बची कितनी? 90,000। ये हमारी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2019 की कहलाएगी। यस सर। हम फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 31 मार्च 2020 को, बट 31 मार्च 2020 को, बट हम असेट्स को बेच कहाँ दिए? 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 में ही बेच दिए, मतलब 31 मार्च तक पहुंचना ही नहीं है। तो फिर हम जब असेट को 1 जनवरी को ही बेच दे रहे हैं, तो क्या फिर जनवरी में आप यूज कर पाएंगे उस असेट को? नहीं। फरवरी में यूज कर पाएंगे? नहीं। मार्च में कर पाएंगे? नहीं। जब नहीं यूज कर पाएंगे तो फिर जनवरी फरवरी मार्च का डेप्रिसिएशन क्यों निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो ऐसे केस में आप जिस डेट को बेचे हैं उसी डेट तक का ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे, क्योंकि जिस डेट को आप असेट बेचे हैं बस उसी डेट तक ही असेट्स को आप यूज भी करे हैं। करेंगे नहीं? करे हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकलेगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 1 जनवरी 2020 तक। तो कुल कितने महीने आ रहे हैं? 9 महीना। 9 मंथ का निकालना है। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से निकाल रहे हैं ना? तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको बताएं कि हमेशा ओरिजिनल कास्ट पे निकालना है। ओरिजिनल कास्ट कितना है असेट की? 1 लाख। तो 1 लाख का निकालेंगे 10%। कितने महीना असेट को यूज किया? 9 महीने। तो 9 महीने से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड। तो काट देंगे 3 4 जा 12, 3 3 जा 4 से इसको काट देंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। 25 का मल्टीप्लाई 3 में तो 7500। कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 7,500। डेप्रिसिएशन ऑन 1 जनवरी 2020 7,500। तो लेस करने के बाद कितना? 82,000। ये हमारी बुक वैल्यू हो गई कि नहीं? 1 जनवरी 2020 की यही क्या हो गई? बुक वैल्यू। हमारे क्वेश्चन में असेट्स को कौन सी डेट को सेल किया गया? 1 जनवरी 2020 को। और 1 जनवरी 2020 की बुक वैल्यू आ गई कि नहीं? यस सर। तो फिर यही बुक वैल्यू ला के यहाँ रख दें। यस सर। 82,500
सोचिए 82,500 उसकी वैल्यू बची थी और उसको आपने बेच कितने में दिया? 90,000 में। तो ज़्यादा पे बेचे हैं कि कम पे? ज़्यादा पे। तो फायदा होगा कि घाटा? फायदा। तो प्रॉफिट हो गया कितना? 7,500। बोलिए, है कोई डाउट किसी को? नो सर। किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं कि अगर डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन पाएंगे तो लगा ले जाएंगे? लगा ले जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अभी हम कराते हैं, अभी कराते हैं। क्या कराते हैं? कन्फ्यूजन। कैसे? यहाँ पर अभी तक आपने जो पढ़ा वो असेट पूरा बेच दिया जा रहा था। ऐसा भी हो सकता है असेट का कुछ पोर्शन बेचा जाए, कुछ पोर्शन रखा ही रह जाए, मतलब कुछ पोर्शन को बेच दिया जाए और कुछ पोर्शन को यूज किया जाए। तो जब ऐसा क्वेश्चन में पूछ देगा तब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है और आपके कंपटीशन के एग्जाम में चांसेस ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन आने के। इसको लिख लीजिए, फिर आपको पोर्शन वाइज जो सेल करेंगे उसको बताते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि असेट्स पूरा नहीं बेचा जाएगा, बल्कि क्या करेंगे? असेट्स की कुछ पोर्शन सेल करेंगे, बाकी यूज करेंगे। तब कैसे होगा? सब कुछ ऐसे ही रखेंगे क्वेश्चन को, बस यहां लिखेंगे 1/4 ऑफ मशीन सोल्ड ऑन 1 जनवरी 2020 रुपीज 35,000। कितने में बेच दिया? 35,000। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से दो टाइप के आंसर आपसे मांग सकता है वो। एक, जिस असेट को बेच रहे हैं उस असेट्स को 1 जनवरी 2020 को सेल करने से प्रॉफिट हुआ कि लॉस। दूसरा, जो असेट नहीं सेल कर रहे हैं वो असेट्स एंड ऑफ द ईयर में कितने रुपए का बचा है, ये भी पूछ सकता है। तो ऐसे केस में पहले हम सेल वाले की बात कर लें, फिर जो नहीं बेचा है तब उसकी बात करते हैं। जब कभी भी ऐसे बोले कि इतना पोर्शन सेल कर दिया गया, तो जो असेट्स की कास्ट है उसी का ये वाला पोर्शन निकाल लिया करिए। जितना पोर्शन सेल करने की बात करें उतना ही पोर्शन कास्ट से निकाल दिया करिए। तो आप लिखेंगे 1/4 ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख का 1/4 निकाल देंगे तो कितना आएगा? 25,000 आएगा कि नहीं? हम कहेंगे कि 25,000 रुपये वाले मशीन को बेच दिया गया। कितने रुपए की? 25,000 वाली मशीन को बेच दिया गया। बोलिए, तो इसको हम दो पार्ट में ऐसे लिख लें। 1 लाख टोटल असेट्स, टोटल असेट्स का 1/4 सेल, रिमेनिंग यूज। तो 1/4 की वैल्यू कितनी? तो सॉल्व करके निकालेंगे तो 25,000 सेल और रिमेनिंग 75,000 यूज हो गया। अब आप 25,000 वाली एसेट को बेच कितने में दिए? देख के ही लग रहा है प्रॉफिट है। अब जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए 10,000 जरूर दिखेगा। 25 में बेचे, 25 की एसेट कितने में बेच दिए तो कितना फायदा? 10 दिखेगा। कितने तो यहीं टिक मार के मस्त हो जाएंगे, जबकि आंसर ये नहीं है। आंसर कैसे निकालने के लिए आपको बोले हैं, जिस डेट को बेचे पहले उस डेट की यहाँ वैल्यू रख लीजिए। रख दिए? उसके बाद उस असेट्स की जो बुक वैल्यू है उस डेट की वो निकालिए। बुक वैल्यू निकाल कर रख देंगे तो प्रॉफिट लॉस तब आएगा, है कि नहीं? यस सर। तो सोचिए
1 अप्रैल 2018 को आपने 1 लाख की तो मशीन परचेज किया था यस ना, हाँ लेकिन पूरी 1 लाख वाली मशीन बेच भी नहीं रहे हैं। बेच कितना रहे हैं? 25,000 जितना बेचे वही यहाँ लेकर के आइए, पूरा नहीं लाना है, सिर्फ जितना पोर्शन सेल करे उतनी पोर्शन की वैल्यू। ठीक, 1 लाख में से कितना बेचा? 25,000 तो 25,000 की वैल्यू उधर ले चलेंगे, बाकी ये रिमेनिंग अभी छोड़ कर रखेंगे। अब इसमें से क्या माइनस होना है? डिप्रिसिएशन। क्या करना है? सर परचेज तो हम लोग 1 लाख की किए हैं ना, हाँ, और उसमें से जो बेचे हैं वो 25,000 का। तो पहले 25 की वर्किंग अलग करेंगे, फिर रिमेनिंग की वर्किंग अलग करेंगे। दोनों एक साथ मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी पक जाएगी और आंसर एक भी नहीं निकलेगा। तो 25 पहले अलग कर लिए। यस सर। तो 25,000 की मशीन खरीदे 1 अप्रैल 2018 को, उसका डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2019 को निकालेंगे तो पूरा 12 महीना यूज करेंगे कि नहीं? यस सर। तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन 2500 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। कन्फ्यूजन है तो बताइए। नो सर। नहीं है ना? जिसको हो रहा है उसको मैं साइड में करके दिखा देता हूँ। 25,000 की एसेट थी, यस सर। 10% निकालना था पूरे साल भर का, तो काटेंगे तो कितना आएगा? 25,500 2,500 आएगा। माइनस कर दिए, बुक वैल्यू कितनी बची? 22,500। ये 1 अप्रैल 2019 की बुक वैल्यू है। क्लियर? यस सर। 1 अप्रैल 2019 से आगे बढ़ेंगे। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी में आते ही ये मशीन को बेच दिया गया। तो जनवरी में ही जब बेच दिए तो डेप्रिसिएशन उसी डेट तक का ही तो निकालेंगे। तो 1 जनवरी 2020 को कितना डेप्रिसिएशन, तो कितने महीने निकालना पड़ेगा यहाँ? 9। और कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमेशा किस पे डेप्रिसिएशन निकलेगा? कॉस्ट पे। कास्ट। तो यहाँ कास्ट कितना? 25,000। 25 का 10%, यस सर। कितना महीना? 9 महीने। 9 मंथ। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा, काटेंगे 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1875। डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू बची? 20,625 वैल्यू बचा। तो यहाँ हम ला करके रख देंगे 20,625। बेच कितने में दिए? 35,000। तो फिर हमें प्रॉफिट कितना होगा? 14,375 रुपीज़ की प्रॉफिट हो जाएगी, है ना? तो अब देखिए, एक तो क्वेश्चन बन सकता है प्रॉफिट कितना हुआ, दूसरा जिस असेट को सेल कर रहे थे, जिस पोर्शन को सेल कर रहे थे, जिस ईयर में सेल किए हैं उस पोर्शन का डेप्रिसिएशन कितना। तो आंसर कितना? 1875। दूसरा, रिमेनिंग असेट्स की वैल्यू कितनी बची है। तो ये वाली असेट तो अभी आप नहीं बेचे हैं ना, नो सर। इसको तो यूज कर रहे हैं ना। कौन सी डेट को खरीदे थे? 1 अप्रैल 2018। 18 को। कितने रुपए में खरीदे हैं? 1 लाख बट 75। 75 जो बेच दिए उसको हटा दीजिए ना। ओके सर। साल के अंत में क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन निकालेंगे कि नहीं? यस सर। 31 मार्च 19। हाँ, कंसंट्रेट 19 को डेप्रिसिएशन निकालेंगे। कितने महीने का हो रहा है? 12। 12 महीने। तो 75,000 का सीधा 10% निकालेंगे तो 7,500। 500। तो वैल्यू कितनी बची? 67,000। ये वैल्यू 1 अप्रैल 2019 की है कि नहीं? यस सर। फिर अगला जो हमारा ईयर चलेगा वो कहाँ ख़त्म होगा? 31 मार्च 2020 को। फिर डेप्रिसिएशन यही तो आगे निकालेंगे। यस सर। बोलिए, जो रिमेनिंग असेट्स आप यूज कर रहे हैं
वो असेट्स 1 अप्रैल 2019 से शुरू करेंगे यूज करना, तो 31 मार्च 2020 तक तो पूरा यूज करेंगे ना, तो फिर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना? कॉस्ट निकाल देंगे। बोलिए, वही सेम स्ट्रेट लाइन मेथड में तो सेम होता है। तो फिर से कितना? 7,500, तो माइनस कर देंगे तो कितना? 60,000। रिमेनिंग असेट्स की बुक वैल्यू 60,000। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2020 60,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ द रिमेनिंग असेट्स एट 31 मार्च 2020 7,500। कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से भी अगर घुमा के आपसे पूछता है तो आराम से उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अगर आपसे सेल की हुई पोर्शन पे प्रॉफिट या डेप्रिसिएशन या लॉस के बारे में पूछता है तो समझ लीजिए कि रिमेनिंग का सलूशन आपके क्वेश्चन का नहीं है, हटा दीजिए। 1/4 निकालिए, जितना है उससे वर्किंग करिए। ठीक है। जितना पोर्शन सोल्ड कर दिया उसको छोड़ करके रिमेनिंग से अगर क्वेश्चन बनाता है कि रिमेनिंग असेट्स की वैल्यू क्या है, रिमेनिंग असेट्स का डेप्रिसिएशन क्या है, अगर वो पूछता है तो जो पोर्शन सेल कर दे उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ रिमेनिंग का वर्किंग कर लीजिए। क्वेश्चन इसे ही सॉल्व कर लें तो अब कोई भी क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से बने कर ले जाएंगे आप लोग। फिर भी अगर कोई भी डाउट आपको बनता है, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई भी डाउट इस चैप्टर से आपको बन रहा है तो दिए हुए नंबर पे, सामने आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? अगर ये दोनों चीज़ एक साथ मिला के पूछ सकते हैं? नहीं, एक चीज़, एक ही चीज़। दोनों एक साथ पूछेगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना, तो टाइम भी तो देखना है कितना लेंदी है। जैसे अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल करना हो तो हाँ, जब कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बना के डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा तब तो पूछेगा, है ना। MCQ का होगा तो पोर्शन वाइज और कुछ। तो चलिए, हमारा चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म होता है हमारी तरफ से। आपकी तरफ से अगर अभी भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम इस चैप्टर को अपनी तरफ से ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आगे के वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।